आज की क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइको सोशल असेसमेंट। लेकिन साइको सोशल असेसमेंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल अडप्टेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है, लेकिन इसके अंदर पढ़ना हमें वही साइको सोशल के बारे में है। ठीक है, तो पहला हमारा था साइको सोशल अडप्टेशन प्रोसेस इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड लेस अंडरस्टूड ऑफ टू मोड्स ऑफ अडप्टेशन। क्या है साइको सोशल? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था साइको सोशल क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, या हमारे पेशेंट क्या क्या डिनाई, ठीक है, या एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ें होती है जो शो करता है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या, हमारा जो साइको सोशल अडेप्टेशन प्रोसेस होता है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है उसमें, क्योंकि एक ही पर्सन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें शो करता है, अलग अलग बिहेवियर हमें दिखाता है। तो और इसको अंडरस्टूड करना भी अलग अलग तरीके से, या मोड ऑफ अडेप्टेशन भी जो होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत ईजिली हम नहीं समझ पाते किसी का भी बिहेवियर या किसी भी पेशेंट का बिहेवियर, कब वो एंजाइटी शो करता है, कब वो डिनाई कर रहा है, कब वो एक्सेप्ट कर लेगा सिचुएशन, हम नहीं जानते। ठीक है, नेक्स्ट इज नो नंबर ऑफ टू ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्ड इमोशनली द सेम वे टू द सेम इवेंट। हो सकता है दो इंसान जो है एक इमोशनल सिचुएशन पे एक सेम हमारा बिहेवियर आ भी सकता है, सेम रिस्पॉन्स भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि दोनों डिफरेंट भी शो करे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि इंसान कैसा है, या उसको हम नहीं दे जान सकते कि वो कब सेम रिस्पॉन्स कर सकते हैं, कब वो अलग भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। दिस इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन विज ऑब्जर्वेबल एंड मोर प्रिडिक्टेबल। ये बिल्कुल ही एक कॉन्ट्रास्ट वे होता है हमारा। ठीक है, कि हम कब क्या, एक ह्यूमन बीइंग क्या करने जा रहा है, हम बस उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं किसी को 15 डेज से ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मैं धीरे धीरे उसको जान जाऊँगी कि अब इस सिचुएशन पे अब ये बिहेवियर करेगा या अभी ये रिस्पॉन्स कर सकता है, बट एग्जैक्ट क्या होगा ये हम नहीं जानते। ठीक है, नाउ कम टू द साइको सोशल असेसमेंट फैक्टर। अब हम फैक्टर्स जानेंगे क्या क्या हमारे फैक्टर्स होते हैं। साइको सोशल अडेप्टेशन आफ्टर अ मेजर इलनेस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर। फर्स्ट योर सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री मीन्स जो भी पर्सन है वो कैसे सोशली किसी से बात करता है, कैसे डील कर रहा है, दूसरे पर्सन से उसका रिलेशन क्या है, या उसकी फैमिली से ही उसका रिलेशन क्या है, वो सब हम जानने लगते हैं इसमें। ठीक है, दिस इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट्स लाइफ स्टाइल and availability of a person who can support him emotionally during a difficult events। इसमें क्या, एक पर्सन के हम लाइफ स्टाइल के बारे में जान रहे हैं, उसकी फैमिली के बारे में जान रहे हैं, या जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो अपनी बातें किससे शेयर करता है, या उसकी फैमिली उसको कितना सपोर्ट करती है, या कोई अनदर पर्सन है जो उसको सपोर्ट करता है। तो ये हमारी सोशल हिस्ट्री होती है, जिसमें हम फैमिली हिस्ट्री भी इंक्लूड कर सकते हैं, फ्रेंड्स के बारे में भी जान सकते हैं, या अदर पर्सनस जैसे ऑफिस में कोई उनका फ्रेंड या वगैरह है तो उसके बारे में भी हम जान सकते हैं कि वो पर्सन कौन है जिसको वो अपना ईजिली सब कुछ शेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लेवल ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग द ईयर बिफोर एडमिशन। पहले हमें जानना है कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है, हमारे पास एडमिट हो रहा है, तो उससे पहले उसका बिहेवियर कैसा था, वो उसका कोई स्ट्रेस था, एंजाइटी रहती थी, कोई इशू था, वो पहले की हिस्ट्री मीन्स पास्ट हिस्ट्री भी हमें जाननी है पेशेंट की। दिस फैक्टर असेस द पेशेंट करंट लाइफ सिचुएशन विच इंक्लूड द मेजर स्ट्रेसिंग ही और शी हैज़ एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द पास्ट ईयर। उसमें क्या होगा, हम उसके इस बेस पे पास्ट हिस्ट्री के पहले ऐसे कभी कुछ हुआ है या पहले भी वो ऐसा इफेक्ट कर चुका है, तो उससे क्या होगा, हम आज की कंडीशन को भी इवेलुएट कर सकते हैं, आज की सिचुएशन भी उसकी लाइफ की जान सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नॉर्मल कॉपिंग पैटर्न। हमारी कॉपिंग स्ट्रेटजीज होती है कि हाँ कोई डिफ़िकल्टी आता है हम उससे अच्छे से डील कर पाते हैं, लेकिन कुछ पर्सनस होते हैं जो अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे पीपल रिस्पॉन्ड टू डिफ़िकल्ट टाइम्स इन सर्टेन वे व्हेन आस्क्ड मोस्ट पेशेंट कैन डिस्क्राइब व्हाट they normally do to cope when they have a serious problem or experiencing high level of stress। मतलब कुछ और पर्सन से अगर हम बात करें, किसी पेशेंट से हम बात करते हैं कि आपको पहले अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है या ऐसा कोई स्ट्रेस आया तो आपने कैसे उससे कॉप अप किया, मतलब कैसे उससे डील किया है। तो इसमें क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे इसमें क्या होने लग जाएगा, तो पेशेंट बताएगा कि हाँ पहले भी मैंने ऐसी स्ट्रेस आया था तो मैंने उसको किसी अपने दोस्तों से बात करके कोई प्लानिंग करके इसको हमने डील किया था। ठीक है, या हमें कोई म्यूज़िकल थेरेपी या फैमिली थेरेपीज़, बहुत सारी हमारी थेरेपीज़ होते वो यूज़ की थी।
ठीक है। तो उससे क्या होता है, धीरे हमें उनकी कॉपिंग स्ट्रेटेजीज़ के बारे में पता लग जाता है कि वो कैसे अपनी सिचुएशन से या कैसे वो अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं, क्या पैटर्न या कौन सा मेथड वो यूज़ करते हैं कॉपिंग करने के लिए। नेक्स्ट इज न्यूरोवेगेटिव चेंजेस। न्यूरोवेगेटिव चेंजेस इज लाइक कि स्लीपिंग पैटर्न में चेंज आना, ईटिंग पैटर्न में चेंज आने लग जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों में हमारे चेंजेस आने, दीज आर द साइन ऑफ डिफरेंस इन अ पर्सनस नॉर्मल साइकोफिजियोलॉजिकल फंक्शन। जो हमारे नॉर्मल रूटीन वर्क होते हैं, सोना खाना पीना, ठीक है, तो उनके अंदर अपने आप एक चेंजेस आने लग जाता है। तो वो भी हम पूछ सकते हैं कि आपका पहले लाइफस्टाइल पैटर्न कैसा था, और आपका असिस्ट कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, आप पहले कितना खाना खाते थे। अगर पर्सन बताता है कि मैं पहले 4 रोटी खाता था, अब मैं 2 खाता हूँ, ठीक है, या आपका पहले आप कितने घंटे सोते थे, अब कितने घंटे, तो इसके अकॉर्डिंग हम असिस्ट कर सकते हैं कि उनको कोई स्ट्रेस हो या कोई एंजाइटी है या किसी चीज़ को लेके वो मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है। नेक्स्ट का आता है पेशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलनेस। हमने कल भी पढ़ा था कि पेशेंट अपनी कंडीशन को लेके पहले डिनाई कर देता है, इन लास्ट में वो एक्सेप्ट करता है। तो एक ये चीज़ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि अगर हॉस्पिटल में आए तो किस वजह से आए हैं, उनको क्या प्रॉब्लम, अगर पेशेंट को अपनी प्रॉब्लम पता है, अगर पेशेंट ओरिएंटेड है अपनी कंडीशन से, अपनी डिसीज से, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है उसके साथ डील करना। तो हम उसे ईजिली हम समझा पाएंगे उसको क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए हम क्या थेरेपी या क्या ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हमें उसे क्या क्या प्रोसीजर कराने पड़ेंगे। और जो पेशेंट का फियर हो वो किसी थोड़ा बहुत कुछ लेवल तो वो कम हो जाता है, ठीक है। जैसे पेशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलनेस में हमारा डज द पेशेंट फुल्ली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नाउ हैपनिंग एंड विल इट कंटिन्यू टू हैपन टू हिम or her as a result of his or her illness, how threatening is this illness to this patient, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर पेशेंट जानता है या पेशेंट अपनी कंडीशन को, अपनी बीमारी को अच्छे से अंडरस्टूड कर पा रहा है, वो जानता है कि अगर जैसे कैंसर का पेशेंट, अगर उसको पता है उसको कैंसर है, तो वो अच्छे से, कि उसको पता होगा अब कैंसर है तो कीमोथेरेपी भी दी जाएगी, रेडिएशन थेरेपी भी प्रोवाइड की जाएगी, तो वो अलाउ करेगा हमें आगे उन थेरेपीज़ को देना या नहीं करेगा। जो उनके रिजल्ट्स आएंगे उसके लिए वो रेडी होगा, तो वो बहुत हेल्प करता है हमारा, क्योंकि कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर वो प्रिपेयर रहेगा तो एक पॉजिटिव वे होगा हमारे लिए उससे डील करने का। नेक्स्ट हमारा था मेंटल स्टेटस। मेंटली स्ट्रॉन्ग अगर हम होते हैं या पेशेंट मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है तो ईजी रहता है हर चीज़ को डिफाइन करने में, एक्सप्लेन करने में और एक्सेप्ट करने में भी, ठीक है। इज़ देयर एनी एविडेंस ऑफ इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और परसेप्चुअल डिसफंक्शनिंग एट दिस टाइम। हमें मेंटल स्टेटस के थ्रू पेशेंट का मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करना होता है। उसके थ्रू हमें सिर्फ ये जानना होता है कि हमारा जो पेशेंट है वो इमोशनली और इंटेलेक्चुअली परसेप्चुअली उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर अगर परसेप्चुअली परसेप्शन में उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम जो बात कहेंगे वो समझ ही नहीं पाएगा, उसको उस वे में परसीव्ड ही नहीं करेगा, तो हमारी डायरेक्शन को फॉलो भी नहीं करेगा। अगर वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो कभी भी कोई भी एंगर भी शो कर सकता है, एग्रेशन भी शो कर सकता है, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो हमें उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी करना है। नेक्स्ट योर पर्सनैलिटी स्टाइल। पर्सनैलिटी स्टाइल, ठीक है, बहुत क्या होता है हमारी, अगर हम साइकेट्री वगैरह देखेंगे तो उसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी आते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें एक पर्सनैलिटी, तो दिस इज़ द वे अ पर्सन नॉर्मली इंटरेक्ट सोशली विद अदर्स। समटाइम्स समवन पर्सनैलिटी स्टाइल कॉज अ प्रॉब्लम in his ability to adapt to hospitalization and caregiver and to his illness। क्या होता है, जो एक नॉर्मली वे होता है ना हमारा डील करने का, कि हम कैसे एक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, कैसे अपने फ्रेंड से बात करते हैं, कैसे अपने नेबर से बात करते हैं, या हमारे आसपास जो भी हम उनसे कैसे बात कर रहे हैं या उनके साथ कैसा बिहेवियर हम शो कर रहे हैं, तो वो एक हमारी पर्सनैलिटी बताते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी से क्या हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है हमें किसी पर्सन को देखते हैं और वो हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो दूसरों से कैसे बात कर रहा है, तो उसी से हम उसका एक आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि हाँ इसका बिहेवियर ऐसा रहेगा, ये अग्रेसिव, अगर हर कोई हर वक्त गुस्से में बातें करता है तो उसमें क्या होगा, हम ये मान लेते हैं हर वक्त ही गुस्से में ही रहेगा। कोई काम पीसफुली बात करता है तो हम उसमें क्या होगा कि ठीक है हम इसके साथ अच्छे से डील कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उसके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि आते ही वो अगर एक्सेप्ट कर रहा है, अपने आप को पहचान लेता अपनी प्रॉब्लम, तो ईजिली डीलिंग हो जाती है। ईजिली हॉस्पिटल को ओरिएंटेशन दे के वो हॉस्पिटलाइजेशन को अडॉप्ट कर लेगा कि ठीक है हाँ मैं यहाँ पे एडमिट हो जाऊँगा, मुझे ये प्रॉब्लम है, आप ये प्रोसीजर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा मेजर इश्यूज़ ऑफ इलनेस।
इसमें मेजर इशू ऑफ इलनेस में क्या होता है, जब किसी को बहुत ज़्यादा इशू जैसे कैंसर का, ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट होता है, तो वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, या तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा और उसका जो सेल्फ एस्टीम होगा वो मेंटेन करना उसे बहुत प्रॉब्लम आने लग जाए, वो मेंटेन नहीं कर पाएगा या वो मेजर लॉस को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। साथ के साथ जो उसकी फैमिली होगी वो भी सफ़र करने लग जाएगी। और सेकेंडली उस पेशेंट को धीरे धीरे गिल्ट होने लग जाएगा या ऐसा फील होने लग जाता है कि मैं अपनी फैमिली पे बर्डन हूँ, मैं कैसे भी करके क्या करूँ कि मैं थोड़ा उनको रिलीफ कर सकूँ या उनको रिलैक्स प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है। इलनेस कैन कॉज अ मैनी टाइप्स ऑफ साइको सोशल स्ट्रेस फॉर द पेशेंट एंड फैमिली। जो इलनेस है, जो डिसीज़ है, वो बहुत तरह के साइको सोशल स्ट्रेस जो होते हैं वो फैमिली पे भी क्रिएट करते हैं और पेशेंट पे भी, क्योंकि अगर कोई एक पर्सन भी फैमिली मेम्बर को हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। उसमें क्या होने लग जाता है धीरे धीरे, तो एक पर्सन जो हमें हॉस्पिटल में चाहिए होता है जो पेशेंट की केयर करे, फिर फूड घर का, उसमें तो फैमिली लाइक कि जब फैमिली में सिर्फ ही 2 पर्सन हो, हस्बैंड और वाइफ हो, तो अगर उसमें से हस्बैंड भी एडमिट हो जाता है तो फैमिली तो वाइफ को घर भी देखना पड़ता है, हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, तो सब कुछ ही डिस्टर्ब हो जाता है। और सेकेंडली जो अर्निंग सोर्स होता है वो भी स्टॉप हो जाता है, जिससे उनके ऊपर एक इकोनॉमी बर्डन भी बढ़ने लग जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल का भी करना, घर का भी, तो एक इकोनॉमी स्ट्रेस उनके ऊपर क्रिएट होने लग जाता है। दिस इंक्लूडेड disruption in his ability to trust, maintain self esteem, retain a sense of control, tolerate a major loss। इसमें क्या होने लगा, जो पेशेंट होगा वो क्या, या तो वो दूसरों पे ट्रस्ट करना ही बंद कर देगा, उसका सेल्फ एस्टीम भी डाउन होने लग जाएगा, और वो जो उसका एग्रेसिव बिहेवियर होगा उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, उसे गिल्टी फीलिंग्स आने लग जाएगी, जो उसको भी वो क्या करेगा, एक अच्छे से कंट्रोलिंग नहीं कर पाएगा, वो गिल्टी की वजह से डिप्रेशन में भी जा सकता है और धीरे धीरे वो अपनी फैमिली से भी दूर होने लग जाएगा। नाउ साइकोसोशल असेसमेंट एज द बेसिस ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। अब साइकोसोशल असेसमेंट से हमारी एक नर्सिंग प्रोसेस में हेल्प कैसे मिल सकती है, या नर्सिंग प्रोसेस हम कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। अभी हमने 8 फैक्टर्स पढ़े, ठीक है, अभी हमने इसमें 8 फैक्टर्स पढ़े थे। मेजर इश्यूज ऑफ इलनेस, पर्सनैलिटी स्टाइल, ठीक है, मेंटल स्टेटस, पेशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलनेस, न्यूरोवेगेटिव चेंजेस, नॉर्मल कोपिंग पैटर्न और लेवल ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग ईयर बिफोर एडमिशन और सोशल हिस्ट्री। तो ये हमने 8 फैक्टर जाने। तो इन 8 फैक्टर से क्या हो सकता है, हम पेशेंट की हमें हेल्प मिल सकती है उसका डाटा कलेक्शन में, ठीक है। बाय यूजिंग 8 साइकोसोशल असेसमेंट फैक्टर, नर्स शुड बी एबल टू प्रेडिकेट with a good level of accuracy whether a patient will be able to adapt to a certain changes in health status। जो 8 फैक्टर अगर हम असीस कर लेते हैं हर एक पेशेंट के या किसी भी पेशेंट के, तो एक नर्स जो होती है एबल हो जाती है जानने में कि जो पेशेंट है वो अडोप्ट कर पाएगा या जो चेंजेस उसकी लाइफ में अभी आएंगे वो उनको समझ पाएगा, कोपिंग कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, या पहले उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग उसे कैसे डील करना होगा, या अगर जो भी पेशेंट होगा वो अगर एग्रेशन शो कर रहा है तो उस टाइम पे नर्स का रोल क्या होना चाहिए, या कैसे उसके अडोप्टेशन में हेल्प करना है, कैसे उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, या कैसे उसकी कॉपिंग स्ट्रेटजीज इम्प्रूव करके उसको एक डीलिंग में हेल्प करवानी है, ठीक है। इफ़ वन और मोर ऑफ द इंडिकेटर पॉइंट आउट अ पोटेंशियल प्रॉब्लम, द नर्स कैन ऑब्जर्व द रिस्पॉन्स क्लोजली। अगर इतना करने के बाद भी अगर कोई ऐसे इंडिकेशन पॉइंट्स आ रहे हैं जो समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, अच्छे से डीलिंग नहीं पा रही है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर नर्स क्या कर सकते हैं कि उसको एक क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके रिस्पॉन्स को, कि वो क्यों ऐसा रिस्पॉन्स शो कर रहा है, क्या रीज़न हो सकता है, या उसने पहले भी ऐसा उसके साथ हुआ था तब उसने यही बिहेवियर शो किया था, तो हम उसकी पास्ट हिस्ट्री भी देख सकते हैं, या इस टाइम पे हम उनके किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प लेके भी क्लोजली जो क्लोज ऑब्जर्वेशंस होती हैं हमारी उसकी वो रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं उसके हर एक रिस्पॉन्स की। नेक्स्ट हमारे द नर्स कैन दैम इमीडिएटली प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्गर सपोर्टिव केयर। जो एक नर्स होती है वो सबसे प्राइमरी हेल्थ केयर होती है जो एक पेशेंट के साथ डील करती है, तो वो पेशेंट की हैबिट्स को भी अच्छे से जानती है या वो कहाँ नेगलेक्ट करेगा वो भी अच्छे से जानती है। तो एक सपोर्टिव केयर, एक स्ट्रॉन्गर सपोर्टिव केयर जो होती है वो इमीडिएटली पेशेंट को प्रोवाइड कर सकती है। वो प्लानिंग कर सकती है फटाफट कि मेरे जो पेशेंट है उसकी बेसिक नीड्स ये है, इसके अकॉर्डिंग मुझे ये प्रोवाइड करना है। या जैसे सम टाइम हमने देखा कि पेशेंट जो तो ट्रस्ट नहीं करता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देके ट्रस्टिव केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे धीरे धीरे पेशेंट उसके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाए और अपनी हर एक चीज़ उसके साथ शेयर करने लग जाएगा। द नर्स इज़ नॉट एबल टू मेक द पर्सन कोप। जो एक नर्स होती है वो उसको कोप अप करने में
मेंटेन नहीं कर सकती, या मतलब वो नहीं है कि उसकी जगह नर्स ही उसकी प्रॉब्लम को कॉप अप करेगी। वो सिर्फ एक पेशेंट की हेल्प कर सकती है, उसको आइडियाज़ दे सकती है, सजेशन दे सकती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप इस सिचुएशन का ऐसे कॉप अप कर सकते हो, आप ऐसे डील कर सकते हो, या आप इसकी जगह ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो पेशेंट का ही होता है कि उसको वो चीज़ अडॉप्ट करनी है नहीं करनी, वो इस चीज़ को फॉलो करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। ये जो चीज़ें होती है वो पेशेंट पे ही डिपेंड करती हैं। Rather, when the nurse provide external emotional support, it facilitates the person on internal coping ability to return to normal। जब हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कोई भी एक पेशेंट है ट्यूबरक्लोसिस या कैंसर या कोई भी नॉर्मल पेशेंट है डायबिटिक में, तो हम उसके लिए एक प्लानिंग करते हैं, फिर उसको प्लानिंग को प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है, उसको दवाइयाँ देंगे, उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे, उसको इमोशनल सपोर्ट देंगे कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर में, अगर आप ये दवाइयाँ टाइम से लोगे, एक्सरसाइज करोगे, आपका फूड न्यूट्रिशन लेवल अच्छा रहेगा, तो आप थोड़े टाइम पे तो पर्सनल क्या होता है, ठीक है, अगर वो मोटिवेट होने लग जाता है और अपना ओन इंटरनल कॉपिंग एबिलिटी शो करता है, तभी वो रिहैबिलिटेट हो सकता है, मतलब दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ पे रिटर्न कर सकता है। अगर वही इंटरेस्ट नहीं लेता है, वही अपनी उन चीज़ों पे कॉप अप पे वर्कआउट नहीं करता है, तो वो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है रिहैबिलिटेशन करना या उसको नॉर्मल लाइफ पे लेके आना, ठीक है। अगर वो खुद से इंटरेस्टेड है या खुद ही मोटिवेटेड, नहीं मुझे तो करना है, मैं करूँगा, मैं मेडिसिन भी लूँगा, तो कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाती है कि हम पेशेंट को जल्दी कवर अप या रिकवरी करवा सकते हैं, ठीक है। टुडे टॉपिक इज़ ओवर।